Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. We are going to read the chapter An Alien Hand from the book An Alien Hand. ओके तो जो बच्चे अभी क्लास 7 में हैं वो जान रहे हैं कि एन एलियन हैंड जो है ये क्लास 7 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों, आपको इसमें जितना भी डाउट है कहानी को और आसान करके बताया जाएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके और स्टोरी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये चैप्टर 7 है एन एलियन हैंड का। और आपको अगर स्टडी रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। ओके बच्चों, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एन एलियन हैंड। ठीक है, तो एलियन क्या हुआ? जो दूसरे ग्रह पे पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उन्हें एलियन कहते हैं। तो उसी के हैंड के रिगार्डिंग कुछ है इस कहानी में, या क्या नहीं है वो हम लोग जानेंगे। सो बिफोर यू रीड, आगे बढ़ने से पहले, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या तुमने मार्स पे भेजे गए वाइकिंग मिशन के बारे में जानते हो? तो वाइकिंग मिशन एक स्पेस क्राफ्ट शिप का नाम है, मिशन का नाम है, जो कि मंगल ग्रह पे भेजा गया था। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ठीक है, तो ये वाइकिंग मिशन जो है नासा के द्वारा था। वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। अभी जो वाइकिंग मिशन था इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए थे, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। तो वाइकिंग मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट को इंडल्ज किया गया था, मिलाया गया था, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। ठीक है, ईच कंसिस्टिंग यानी हर एक में था। वाइकिंग 1 में था एक ऑर्बिटर था और वाइकिंग 2 में एक लैंडर था। The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface। जो मेन उद्देश्य इस वाइकिंग मिशन का था वो यह है कि मार्शियन सरफेस यानी मार्स की जो सतह है उसका इमेज और वहां उसके सतह का इमेज लेना, तस्वीरें लेना और वहां की मिट्टी, पत्थर या क्या कुछ भी सैंपल मिला तो वो सबको कलेक्ट करना। एंड सॉइल सरफेस में से फिर सॉइल मिट्टी भी लेना। एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, और किसी तरीके का जीव जंतु के बारे में अगर कुछ जान है मार्स पे तो उसके बारे में भी खोज करना। वाइकिंग 1 was launched on 20 अगस्त 1975। वाइकिंग 1 को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975 को एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976। और वो मार्स पे लैंड किया था। 1975 में लॉन्च किया गया और वो जून 1976 में मार्स पे लैंड किया था। वाइकिंग 2 was launched on 9 सितंबर 1975। ओके, अब अगस्त के एक महीना बाद, ठीक है, सितंबर में वाइकिंग 2 को लॉन्च किया गया एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976। और वो एक साल बाद अगस्त में 1976 में वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। Besides taking photographs and collecting other science data, ठीक है, फोटोग्राफ लेने के अलावा और बाकी वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने के अलावा, on the Mars surface, the 2 landers concluded 3 biology experiments। ठीक है, और दोनों जहाजों में थे बच्चों, जो ऑर्बिटर और लैंडर है वो दोनों जहाजों में थे। ओके, द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। तो वो जो लैंडर्स जो मार्स की सतह पे उतरे थे, ठीक है, जो लैंडर्स थे, तो उन्होंने बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी किया, 3 एक्सपेरिमेंट भी किया। टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, ये देखने के लिए कि वहां पे जीव है कि नहीं, वहां पे जान है कि नहीं, वहां पे जानवर या किसी भी चीज में जान है कि नहीं। अब कहां पे बात किया जाए तो मंगल ग्रह पे, दूसरे ग्रह पे। एज ऑफ नाउ, अभी तक पे, देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी तक में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिली थी कि यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी हो। इन दी सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स, जो भी जहां पे भी लैंडर उतरा था तो वहां की मिट्टी में भी कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं मिला था अभी तक। नाउ रीड द स्टोरी। अब आगे हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे? टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू एक बच्चे का नाम है और उसके पेरेंट्स जो है तो वो प्लैनेट के, ग्रह के अंदर रहते हैं, ग्रह के सतह के नीचे रहते हैं। ओके, बीनीथ द सरफेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। और कैसे आर्टिफिशियल कंडीशंस? हम लोग जैसे हवा में सांस लेते हैं, ठीक है, गर्मी आता है तो धूप निकलता है, सूरज निकलता है तो गर्मी लगता है, धूप कम निकलता है तो ठंडी लगता है। तो इस तरीके के आर्टिफिशियल कंडीशंस को सरफेस के अंदर, प्लैनेट के सरफेस के अंदर उन्होंने बनाया था, जिसमें जहां टिल्लू और उसके पेरेंट्स रहते थे। टिल्लू हैज हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टिल्लू ने सूरज और तारों के बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था। He has never seen them, लेकिन पढ़ने और सुनने के बावजूद भी उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। टिल्लू's father goes to work through a secret passage। टिल्लू के पिताजी थे वो एक सीक्रेट रास्ते से जाया करते थे काम पे। एंड टिल्लू wants to know all about it। और टिल्लू जो है इसके बारे में पूरा चीज जानना चाहता था कि उसके पिताजी कहाँ जाते हैं, उस रास्ते से कहाँ जाते हैं। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है कि टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस तरफ नहीं जाने के लिए।
बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन पिताजी हर रोज उस तरफ क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वो उनका काम है टिल्लू। दैट्स वाई दैट्स वे वाज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वो जो रास्ता है वो एक अंडरग्राउंड पैसेज है। अंडरग्राउंड कहने का मतलब कि जमीन के नीचे का रास्ता है। टिल्लू's father went every day for work along that passage, टिल्लू के पिताजी जो थे उस रास्ते से वो डेली जाया करते थे काम पे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और हर रोज वो जिस रास्ते से जाया करते थे उसी रास्ते से वो वापस भी आ जाते थे काम करके। What lay at the end of that forbidden route? Okay, what lay यानी क्या पड़ा हुआ है इस रास्ते में। forbidden का मतलब कि जिस रास्ते में जाने से मना किया गया है। तो इस रास्ते के अंत में, at the end, जिस रास्ते के अंत में पिताजी जाते हैं तो उस रास्ते के अंत में क्या है ऐसा? Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know। और ये जो सवाल है सिर्फ टिल्लू का नहीं था, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों का था जो उस ग्रह पे रहते थे। भले ही अंडर द सरफेस रहते थे, लेकिन वो सवाल सिर्फ टिल्लू का नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोगों का था। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way। टिल्लू के जो पिताजी थे तो वो उन चुने हुए लोगों में से थे जिनको जिनको परमिशन था कि वो उस रास्ते से जा सके, और जिनको अलाउ किया गया था, जिनको अनुमति मिला हुआ था। The above conversation invariably took place between टिल्लू and his mother। ये ऊपर की जो बातें थी कि जिसको टिल्लू उस रास्ते से जा रहा था तो उसे मना किया गया, तो ये बातचीत हुई टिल्लू और उसकी माँ के बीच में। Whenever he insisted on the following his father, और ये बात हर बार हुआ करती थी जब भी टिल्लू अपने पिताजी का पीछे करने के लिए कहा करता था कि वो भी उस रास्ते से उनका साथ जाना चाहता है। Today, however, was different, लेकिन आज कुछ अलग था। Tillu's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card। टिल्लू के जो पिताजी थे वो घर पे आराम कर रहे थे। सिएस्टा कहने का मतलब कि खा पी करके घर पे आराम कर रहे थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट, और टिल्लू ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया कि उनके सिक्योरिटी कार्ड को पाने में। ओके, मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, जिस कार्ड की मदद से वो उस दरवाजे से उस रास्ते में जाया करते थे, तो उस कार्ड को पाने में टिल्लू ने किसी तरीके से हासिल कर लिया उसको। देन इन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आईज, ओके, इवेडिंग मतलब बचते बचाते, अपनी माँ की आंखों से बचते बचाते, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। फॉरबिडन का मतलब जहां पे जाना मना किया, जो चीज मना किया गया है, तो जिस रास्ते से जाना मना किया गया था, टिल्लू बचते बचाते, अपनी माँ की आंखों से बचते बचाते वहां पे पहुंच गया। अ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, एक लोहे की दरवाजे ने उसको अंदर जाने से रोका। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, लेकिन टिल्लू ने देखा था कि उसके पिताजी जो है वो उस कार्ड को एक स्लॉट में डालते हैं, जगह में डालते हैं। ही डिड द सेम, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। एंड द डोर ओपनड नॉइजलेसली, और वो दरवाजा जो लोहे का जो मेटल डोर था वो बिना आवाज किए खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बेकन हिम, ओके, एक वेल लिट पैसेज यानी चमकता हुआ वो जो रास्ता था वो पूरी तरीके से चमक रहा था, तो सीम्ड टू बेकन हिम, वो उसे बुला रहा है ऐसा लग रहा है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट, अब एक तरफ से उसने कार्ड डाला जिससे दरवाजा खुला, और जो कार्ड दूसरी तरफ से निकल गया तो उसमें से वो निकालते हुए इन दी वॉल, दीवार की दूसरी तरफ से जब उसने कार्ड को निकाला टिल्लू ने, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, क्योंकि ऊपर की तरफ एक ढलान जा रही थी तो टिल्लू उस पर अपना रास्ता बनाने लग गया। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और वो जो सरफेस जो स्लोप था तो वो ग्रह के अंदर के हिस्से से उसके सतह पे ले जाने का रास्ता था स्लोप पे। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू आगे उम्मीद कर रहा था कि उसे सूरज देखने को मिलेगा। इफ इट वॉज डे टाइम, अगर दिन का समय हुआ तो, और द स्टार्स इफ इट वॉज नाइट, और अगर रात का समय है तो तारे देखने को मिलेंगे। टिल्लू इस बात को निश्चिंत था, वो आगे बढ़ता जा रहा था। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, जिसके बारे में उसने अभी तक सिर्फ सुन रखा था और पढ़ रखा था बहुत कुछ। बट अलास, लेकिन दैट वाजंट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अंडर एस्टिमेटेड मतलब कि कम समझना। तो टिल्लू ने वो जो सुरक्षा के लिए वहां पे इंतजाम किए गए थे तो उसको वो उसने बहुत कम आंका था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, ऐसे मशीन्स, मैकेनिकल डिवाइसेस यानी ऐसे मशीन्स, गायब मशीन्स थे, हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर। डिटेक्टेड मतलब कि पता लगा लिया और उसका फोटो खींच लिया, किसका? तो स्मॉल इंट्रूडर, ठीक, इंट्रूडर घुसपैठिया। तो अब यहाँ पे जो है बाकी लोगों के लिए तो वो एक जीव बच्चा जो वो घुसपैठिया ही कहलाएगा, तो इसीलिए उस इंट्रूडर का उसको पता लगा कि उसका फोटो भी खींच लिया।
सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थॉरली चेक्ड। जहां पे इसके तस्वीर को, उस टिल्लू के तस्वीर को अच्छी तरीके से जांच किया गया, उसके तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया गया जहां उसे अच्छे तरीके से जांच किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 पेसेस, और अभी वो 10 कदम भी चल पाता, अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हेवीली ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, एक मजबूत सा हाथ उसके कंधे पे आकर के गिरा। जेंटली बट फर्मली, ठीक है, आराम से ही लेकिन फर्मली। जेंटली मतलब उसके हाथ पे गिरा भी, उसके कंधे पे गिरा भी, लेकिन आराम से। ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय दी सिक्योरिटी, और जेंटली और फॉर्मली मतलब आराम से, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उस रास्ते के, वो उसके साथ बैक होम, उसको घर तक पहुंचा दिए। टू एन एंग्शियस एंड एंग्री मदर, एंग्शियस मतलब डेंजर, ठीक है, अब खूंखार हो चुकी थी और ज्यादा गुस्से से लाल हो चुकी थी, तो एक भयानक खूंखार और गुस्से से लाल माँ के पास। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड, जब उसको डांटा जा रहा था, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, ठीक है, तब भी उसको मदद मिला दूसरी तरफ से। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, मुझे इसे समझाने दो प्रिय, सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा, हु हैड जस्ट गॉट अप, जो अभी अपने सिएस्टा यानी सो करके उठे थे। इफ ही इज प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड, अगर इसे सही तरीके से बता दिया जाए, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। और किसे सही तरीके से बता दिया जाए, तो टिल्लू को अगर उसे सही तरीके से बता दिया जाए तो वो इस तरीके की चीजें आगे कभी नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, अब टिल्लू के पिताजी आगे उसको एक्सप्लेन करने लग गए। लिसन टिल्लू, सुनो टिल्लू, आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। ओके टिल्लू सुनो, मैं उस सरफेस यानी सतह पे काम करता हूं जहां एक आम इंसान नहीं जी सकता है, ओके, कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ। क्यों? क्योंकि सरफेस पे हवा इतनी पतली है, सांस भी नहीं लिया जा पाएगा। एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, और टेम्परेचर जहां के तापमान इतना कम है, दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, क्योंकि वहां का तापमान इतना कम है कि तुम जम करके मर जाओगे। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन पिताजी आप कैसे वहां पे जी रह रहे हैं। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, ओके, वेल इक्विप्ड कहने का मतलब कि पूरी तैयारी के साथ। आपने एस्ट्रोनॉट्स को भी देखा होगा, तो वो लोग एस्ट्रोनॉट सूट जो पहनते हैं कि किस तरीके से तैयारी के साथ रहते हैं, तो ये तो हम लोग मार्स के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो अंडरग्राउंड रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरफेस पे। तो मार्स के लोग अंडरग्राउंड रह रहे हैं, इसलिए जब भी टिल्लू के पापा सरफेस पे काम करने जाते हैं तो वो वेल इक्विप्ड होकर के जाते हैं। इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, और वो एक खास तरीके का सूट है, स्पेशल सूट है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है पहले से। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइंड, ठीक है, और आई कैन कीप वार्म, मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ, और मेरे जूते जो हैं वो भी स्पेशली डिजाइंड हैं टू मेक इट इजी फॉर मी टू वॉक, और इस तरीके से वो बनाए गए हैं ताकि मुझे आसानी हो चलने के लिए। ऑन दिस सरफेस, सरफेस यानी सतह पे चलने में आसानी हो, उसके जूते को भी इस डिजाइन से बनाया गया है। व्हाट्स मोर, और क्या, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन दिस सरफेस, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, ओके, और क्यों, ताकि मैं वहां पे काम भी कर सकूं और सर्वाइव भी कर सकूं सरफेस पे। फर्दर, देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर फोरफादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, एक समय था जब इनके पूर्वज जो थे वो सरफेस पे रहते थे और नेचुरली तरीके से, ये नहीं कि आर्टिफिशियली जैसे अभी ये लोग धरती के नीचे में रह रहे हैं, तो सॉरी धरती मतलब सरफेस के नीचे में रह रहे हैं, तो पहले इनके जो पूर्वज थे वो लोग सरफेस पे ही रहते थे और नेचुरली तरीके से। Indeed, they did so for millions of years. Indeed यानी जाहिर तौर पे उन्होंने करोड़ों साल, लाखों करोड़ों साल तक उन्होंने बहुत कुछ किया। But times changed, लेकिन समय बदला। The very sun, ये जो सूरज है, which had provided us with sustenance. Okay, अब sustenance का मतलब हो गया कि जीने के लिए जो चीज होता है, जरूरी चीज, तो सन था उस समय में, तो सन जो था, जो अभी तक इनके जीने में भरण पोषण कर रहा था इनका, turned hostile, अब वो इनका दुश्मन बन गया। It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. Okay, it changed only slightly. सन में थोड़ी सी ही बदलाव हुई, लेकिन ये जो बदलाव था इतना काफी था कि प्रकृति के बैलेंस को अपसेट यानी निराश कर सके इस ग्रह पे, और किस ग्रह पे, तो मार्स पे। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले तो पक्षी गायब होने लग गए। द एनिमल्स फॉलोड, फिर उसके पीछे पीछे जानवर गायब होने लग गए, और गायब होने का मतलब कि हवा पतली होती गई तो सब मरते भी गए सूरज का जब चेंजेस आया तो। द फिश कुडंट बियर इट एनीमोर इधर, जो पानी में मछलियां रहती थी तब उनको भी ऑक्सीजन कम मिलने लग गया, तो वो भी अब ज्यादा नहीं जी पा रही थी। वी मैनेज्ड टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम जीवित रहने में इसलिए सक्षम हो पाए अपने उच्च तकनीक की वजह से। ओके बच्चों, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यानी उच्च तकनीक की वजह से, तो ये टिल्लू के पिताजी उसको समझा रहे हैं अभी। बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड, लेकिन हमें जबरदस्ती जानबूझ के अंडरग्राउंड रहना पड़ा।
अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, अगर नहीं रहते तो बाहर में मरने का चांसेस बहुत ज्यादा होता। तो देयरफॉर दे वर लिविंग अंडर द सरफेस ऑफ द मार्स। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, ठीक है, सूर्य एनर्जी का धन्यवाद, वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो अभी जितनी भी सन से लाइट आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, तो उसके लिए वो लोग थैंकफुल हैं कि लोग इतना पावर जनरेट कर ले रहे हैं कि ये लोग अपनी जिंदगी जी सके आरामदायक। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी गुड इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेकिन वो मशीन जो कि हमेशा बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल, लेकिन वो मशीन जो इन सारी चीजों को उनको सर्वाइवल में, लिविंग में, ब्रीदिंग में, हर तरह की चीजों में जो मदद कर रही है, वो हमेशा गुड, अच्छा काम करने की कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खराब पड़ जाए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ जो है मशीन जो है वो सरफेस पे है। I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them and to service them. मैं उस टीम का सदस्य हूं जिसकी जिम्मेदारी है कि उन मशीन की देखरेख करना और उसमें कुछ भी खराबी आती है तो समय समय उसको रिपेयर करना, बनाना। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, डैडी क्या मैं उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, जाहिर सा बात है तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहो, सेड हिज फादर, टिल्लू के पापा ने उसे कहा। बट फॉर डैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और आपके पिता जी, माता जी, आपके माता पिता जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, उसकी माता जी हमेशा की तरह जो आखिरी शब्द कहती हैं, तो उसने टिल्लू को समझाया। ओके बच्चों, सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन चेक, वी विल डिस्कस इट इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। ओके, सो फर्दर वी आर गोइंग टू रीड द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। कंट्रोल रूम में एक बड़ा सा टेलीविजन का स्क्रीन था, तो वो ये दिखाया कि एक एलियन का स्पेसक्राफ्ट आ रहा है। अब ये एलियन का स्पेसक्राफ्ट मार्स के लोगों के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, अर्थ के लोगों के लिए नहीं, मार्स में जो अंडर द सरफेस लोग रह रहे थे उनके लिए कहा जा रहा है कि एक एलियन का स्पेसक्राफ्ट आ रहा है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइजेस एवरीबॉडी माइंड्स। और अब ये दूसरे के दिमागों में भी सवाल आने लग गया, क्या दूसरे ग्रहों पे भी जीव है? The president of the central committee is about to make an important statement. सेंट्रल कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो वो कुछ बात करने रखने वाले थे लोगों के सामने अभी इस एलियन स्पेसशिप को देख करके। तो ये हम लोग इस पढ़ेंगे आगे के पार्ट में। तब स्टार्ट होता है, नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क, अगले दिन जब टिल्लू के पापा काम पे गए, he found the control room full of excitement, उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम जो है पूरा उत्साह से भरा हुआ है। People were crowded, बहुत ज्यादा भीड़ था, अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन, ठीक है, बिग टीवी जो बड़ा सा टीवी का स्क्रीन था, तो उसी के पास लोग जुटे हुए थे। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और उस बड़े से टीवी के स्क्रीन पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा था, ठीक है, जो साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक डॉट है एक दूसरे तरीके का साफ बैकग्राउंड में। इट इजंट ए स्टार, ये कोई तारा नहीं है, फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, और ये कोई तारा नहीं है क्योंकि अपनी जगह बदल रहा है, ठीक है, वो जो डॉट दिख रहा था वो अपनी जगह बदल रहा था। आवर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, हमारे कंप्यूटर ने इस चीज के एक रास्ता तैयार किया है कि ये क्या हो सकता है। इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस, और ये जो रास्ता तैयार किया है कंप्यूटर ने ये बताया कि ये हमारी तरफ ही आ रहा है, ठीक है, तो मार्स की तरफ ही आ रहा था ये जो एलियन स्पेसशिप दिख रहा था। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, ये सारी चीजें लास्ट शिफ्ट, आखिरी शिफ्ट में जो सुपरवाइजर था वो ये सब चीजें एक्सप्लेन किया। स्पेसक्राफ्ट, एक अंतरिक्षयान, टिल्लूज फादर आस्क्ड, टिल्लू के पिताजी ने पूछा। बाय नाउ he was joined by his teammates on the new shift, और वो नए टीम के साथ इस शिफ्ट में न्यू शिफ्ट में ज्वाइन कर चुके थे। So we think but it needs watching, तो हमें लगता है कि इसको देखते रहना पड़ेगा क्योंकि ये एलियन का स्पेसशिप था, पहली बार ये लोग देख रहे थे, तो कुछ खतरा ना पैदा हो सके, तो इसलिए इसको देखते रहना पड़ेगा। स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम वेयर, एक अंतरिक्षयान कहां से? द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट, सोलर सिस्टम यानी जो सौर मंडल है वो जो है कहीं पे भी जीवन ना होने का उम्मीद था, सिर्फ उनके ग्रह पे। तो ये मार्स के जो जीव थे उनको ऐसा लग रहा था कि किसी और ग्रह पे जीवन जो है वो नहीं पॉसिबल है, सिर्फ उनके ग्रह पे। टिल्लूज फादर रिकॉर्ड द एंशिएंट डेज, टिल्लू का पिताजी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स, और ये सब चीज रिकॉर्ड करके, चाहे वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, या टेक्स्ट के फॉर्म में, या पिक्चर के फॉर्म में, ओके, तो इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया, याद किया। At the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program. Okay, जब उनके पूर्वज जो थे यानी मार्स के जो लोग रहने वाले थे, जो अभी धरती के अंदर थे, तो उनका एक बढ़िया सा वेल डेवलप्ड पूरा विकसित स्पेस प्रोग्राम था जो कि अंतरिक्ष के बारे में स्टडी किया करता था। तो उसके बारे में उन्होंने रिकॉल किया, उसको रिकॉर्ड को आर्काइव से निकाल करके सेंट्रल ब्यूरो में। एंड हैड सर्च्ड द सोलर सिस्टम with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone.
और जब इनका स्पेस प्रोग्राम जो था, इनके पूर्वज जो स्पेस प्रोग्राम चलाते थे, तो उन्होंने पूरे सौर मंडल की तलाश की थी, कि विथ मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, चाहे उनको अंतरिक्ष यान जो भेजने पड़े थे, तो चाहे उसमें जीवन के साथ यानी आदमी के साथ या बिना आदमी के भी। तो ये मार्स के लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनके फोर फादर्स जो थे, तो उन्होंने भी स्पेसक्राफ्ट भेजा था अंतरिक्ष में जीवन की तलाश में, लेकिन उन्होंने पाया कि वो एकदम अकेले हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ, अब जब एनर्जी यानी ताकत शक्ति की कमी है, और जब अंडरग्राउंड लाइफ, जब लोग ये सतह के नीचे रह रहे हैं, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, तो अब स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट। ओके, दे कुड ओनली वॉच। ओके, अब इम्पोर्टेंटली यानी निरस्त होकर के, कोई रास्ता नहीं था इनके पास, बस वो जो स्पेस क्राफ्ट था, एलियन स्पेस क्राफ्ट आया था इनके प्लेनेट पे, तो वो लोग उसको सिर्फ देख सकते थे। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, ये स्ट्रेंजर्स कौन थे जो ये जहाज भेजा है? द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट, अब जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का, वो बहुत ही शांत हो गया। एंड एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी, इतना शांत था कि कोई अगर बाहर में इंसान है तो वो सोचा कि वो खाली है। फार फ्रॉम इट, यहां से बहुत दूर। इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअली क्वाइट। अब ठीक है, फार फ्रॉम इट, जहां पे ये टिल्लू के पिताजी हैं, तो सेंट्रल ब्यूरो जो है वहां पे खामोशी फैली हुई थी, लेकिन उससे बहुत ही दूर सेंट्रल कमिटी में वो पूरा भरा हुआ था। एंड वर अनयूजुअली क्वाइट, वो पूरा भरा हुआ था और वो भी शांति थे। पर दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, वो जानते थे, सेंट्रल कमिटी और सेंट्रल ब्यूरो के लोग जानते थे कि जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करेंगे, और यादगार घोषणा, मोमेंटस यानी कि यादगार घोषणा। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। ठीक है, तो साथियों मैं आपको वो रिपोर्ट दूंगा जो मेरे पास है। While I one speak there, okay, ये I होगा। While I speak there may be a change in the situation, तो जब तक मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि उस जहाज की जगह में चेंजेस आ सके, कुछ ना कुछ बदलाव आ सके। The president paused to get his papers in order and then continued. प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रुक करके, जो अध्यक्ष थे वो रुक करके जो भी पेपर्स से वो अनाउंसमेंट करने वाले थे उसको सही किया, और फिर वो बोलने लगे। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो स्पेस अंतरिक्षयान जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो वो दो अंतरिक्षयान जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, नासा के द्वारा जो भेजा गया था, तो ये मार्शियंस जो हैं इन्हीं दोनों स्पेसक्राफ्ट को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि टू स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दोनों कुछ दोनों के बाद, लेकिन लेट से पहुंचा, इसलिए उन स्पेसक्राफ्ट को अभी भी दिख रहा है इन मार्शियंस को। वन इज इन फैक्ट, एक जो है उनमें से ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, एक स्पेसक्राफ्ट जो ऑर्बिटर था तो वो उसका चक्कर काट रहा था, उनके ग्रह का चक्कर काट रहा था। While the other is still far away, और दूसरा जो लैंडर था वो भी पीछे था, वो भी पहुंचा नहीं था जो वहां पे लैंड कर सके। We guess that they are coming from our neighboring planet, हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहा है। How should we react, हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, योर व्यूज प्लीज। अब जो प्रेसिडेंट थे ये अपने राय पूछने लग गए अपने सदस्यों से, तो नंबर 1 तुम अपनी बात रखो। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, और वहां की जो रक्षा, डिफेंस यानी रक्षा, तो वहां का वो प्रमुख था, इंचार्ज यानी प्रमुख था जो उसकी देखरेख करता था रक्षा के रिगार्डिंग में। तो नंबर 1, ही वाज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, वो अपनी बहादुर और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही जाना जाता था। सर, इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट, सर अगर हम चाहें तो इस स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं विथ आवर मिसाइल्स, अपने मिसाइल्स की मदद से। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन ये समझदारी का काम नहीं होगा, ये हमें कुछ समझदारी चीज नहीं बताएगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, और हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन क्राफ्ट को यानी इन स्पेसशिप्स को स्पेस में ही निष्क्रिय किया जा सके। अनऑपरेशनल यानी कि काम लायक ना रहे, तो अनऑपरेशनल यानी काम लायक नहीं रहे, तो अंतरिक्ष में ही इसको काम लायक ना उस तरीके का बनाया जा सके, तो इतने वो लोग सक्षम भी नहीं थे। बट शुड दे लैंड, लेकिन वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज, लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं, मतलब मार्स के सरफेस पे वो उतरते हैं, तो वो उनको कभी भी रोक सकते हैं। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, हमारी जो रिपोर्ट है वो बताती है कि उसमें कोई जीवन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, मतलब कोई जीव नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें सिर्फ मशीन है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज। अब प्रेसिडेंट ने नंबर 2 से पूछा, ये नंबर 1 का ओपिनियन था कि अभी तो कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि उसको निष्क्रिय किया जा सके, लेकिन उतरने के बाद किया सकता है। अब नंबर 2 से प्रेसिडेंट ने पूछा, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी, नंबर 2 जो था वो ही वाज द साइंटिस्ट ऑफ द कमिटी,
आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं ये सुझाव दूंगा कि उसमें कोई दखल नहीं किया जाए और दूर से ही उसको देखा जाए, उस पर ऑब्जर्व किया जाए। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वाले की शक्ति का अंदाजा हमें नहीं है, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क, और हम अभी भी अंधेरे में हैं, अबाउट देयर इंटेंशंस, उनकी मंशाओं को लेकर के, इट इज वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, ये समझदारी होगा कि हम अपने बारे में छुपा करके रखें, उस स्पेसक्राफ्ट के पास नहीं जाएं। ये साइंटिस्ट का राय था प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, कि स्पेसक्राफ्ट जो है ना उसके सेंडर्स के बारे में जान रहे हैं, उनके पावर्स के बारे में जान रहे हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा छुप करके रहने के लिए और दूर से ही उस पर ऑब्जर्वेशन, निगरानी रखने के लिए। फर्दर, इफ वी डिस्ट्रॉय दीज, अगर हम इन्हें नष्ट करेंगे दीज स्पेसक्राफ्ट और रेंडर देम इनइफेक्टिव, और उन्हें अगर खराब भी कर देते हैं, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, हो सकता है कि उन्हें, भले ही मशीन है तो हो सकता है कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, अब जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने नंबर 3 की ओर देखा, अ सोशल साइंटिस्ट, और नंबर जो 3 जो था, इट वाज अ सोशल साइंटिस्ट, वो जो एक सामाजिक वैज्ञानिक था। ही रेयरली अग्रीड विथ नंबर 2, और वो नंबर 2 से शायद ही एग्री किया, वो ज्यादा उससे संतुष्ट नहीं था। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, ओके, तो ये कहा जा रहा है कि नंबर 3 जो था वो कभी कभार ही नंबर 2 से एग्री हुआ करता था, लेकिन इस समय वो पूरी तरीके से नंबर 2 से एग्री था। आई अग्री विथ नंबर 2 सर, मैं नंबर 2 से पूरी तरह से सहमत हूं सर। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम। देखिए, तो मैं इतनी दूर जान के कहना चाहूंगा कि सरफेस पे जो भी काम हो रहा है वो अभी कम कर दिया जाए, मतलब जो लोग सरफेस पे जाकर मशीन्स की देखरेख करते थे, कुछ खराबी आ गई तो उसको ठीक किया करते थे, तो उसको भी कम कर दिया जाए, ये नंबर 3 का सुझाव है। Thus creating the impression that there's no life on this planet, और वो जो मशीन शायद पता लगाने आए होंगे कि इस लाइफ पे जीव है, या किस काम से भी आए होंगे, तो उसके सेंडर्स को ये ना पता चल पाए कि इस ग्रह पे जीव है, जीवन है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इंप्रेशन, लेकिन इनके सरफेस का जो कंडीशन था, मार्स का कंडीशन के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है बच्चों कि मार्स पे जीवन संभव है, तो इसीलिए उस पर रिसर्च भी किया जाता है टाइम टू टाइम। तो ये वाइकिंग मिशन भी नासा के द्वारा भेजा गया था, एंड तो इसीलिए अब वो जो नंबर 3 का जो साइंटिस्ट था वो कह रहा है कि फॉर्चुनेटली, किस्मत से, हमारी सरफेस जो है वो ऐसा ही प्रभाव छोड़ती है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, अब प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष जो है वो अपने लोगों से बात कर पाते उससे पहले ही फोन की घंटी बजी। He lifted the receiver and listened quietly for a minute, उन्होंने फोन के रिसीवर को उठाया और कुछ समय तक सुना। Colleagues, he announced, साथियों, the first spacecraft has landed, और पहला स्पेसक्राफ्ट जो था वो लैंड कर चुका है। तो ऑर्बिटर को स्पेस में ऑर्बिट करने के लिए छोड़ करके लैंडर को लैंड कराने के लिए पहला स्पेसक्राफ्ट अब लैंड कर चुका है। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग क्वेश्चन आंसर के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग क्या जानने वाले हैं। टिल्लू accompanies his father to the control room, टिल्लू अपने पिताजी के साथ कंट्रोल रूम पे गया। In his excitement, अपनी उत्सुकता में, he presses the all important red button on the panel, वहां सामने मशीन पे मौजूद जितने भी पैनल पे बटन्स थे, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लाल रंग के बटन दिख रहे थे टुल्लू को, उन सबको दबा दिया। And the mechanical hand from the alien spacecraft stops working, और भी जैसे ही उसने उन लाल बटनों को दबाया तो वो जो स्पेसक्राफ्ट आई थी सरफेस पे, तो उसका मैकेनिकल हैंड, मशीनी हाथ जो था वो काम करना बंद कर दिया। The mechanical hand is activated again, लेकिन वो मैकेनिकल हैंड फिर से चालू हो गया। But it finds no signs of life on that planet, लेकिन उसको ग्रह पे कोई भी जीव या जीवन का निशानी नहीं मिला। ऑलराइट, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे की स्टोरी में। It was a red letter day in Tillu's life, ये लाल रंग के लाल अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था टुल्लू के जीवन का। The day he was waiting for, वो दिन जब उसको इंतजार था, क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ कंट्रोल रूम में जाने वाला था। For his father had at last taken him to the control room, और उसके पिताजी के लिए, क्योंकि उसको वो कंट्रोल रूम में ले गए। From here he could see the alien spacecraft on his TV screen, अब वहां कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद वो टीवी स्क्रीन पे एलियन स्पेसक्राफ्ट को साफ देख पा रहा था। What a funny looking thing daddy, क्या मतलब बहुत ही मजाकिया दिखने वाला चीज है ये पिताजी। What does it contain, इसके अंदर क्या होगा? टिल्लू ने पूछा। His father shook his head, उसके पिताजी ने अपने सर को हिलाया। Can't say for sure, मैं पूरी निश्चितता के साथ तो नहीं कह सकता। We are only allowed to observe it from far, हमें सिर्फ अनुमति मिली है इसे दूर से ही देखने के लिए। But we control all of its parts, okay, अब ये जो मार्शियंस थे वो उस मशीन के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर पा रहे थे, दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस था कि वो उसके पार्ट्स को कंट्रोल कर पा रहे थे। And can exercise our power
इफ इट इज अप टू एनी मिस्चीफ, और हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये मशीन कुछ गलत काम करने का कोशिश करेगा। मतलब गलत कहने का मतलब कुछ ऐसा जिससे मार्स पे रहने वाले लोगों को कुछ तकलीफ हो सके। ही पॉइंटेड टू एन इंप्रेसिव पैनल, ये पैनल कहने का मतलब कि वो जगह जैसे कीबोर्ड में, कंप्यूटर में कीबोर्ड, लैपटॉप में कीबोर्ड होता है तो उस पर जो बटन पिन रहते हैं, उसी तरीके से मशीन्स में, तो उनके पास भी बड़े बड़े मशीन्स हैं तो उसके सामने पैनल बना हुआ है जिसपे बटन पिन हुए हैं, विथ सेवरल कलर्ड बटन्स ऑन इट। और वो जो पैनल है तो उसपे बहुत सारे रंग बिरंगे बटन थे। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू ने उसे जिज्ञासा भरी नजर से देखा, विस्टफुली यानी जिज्ञासा भरी नजर से। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, देखो ये कुछ कर रहा है डैडी, ठीक है, टिल्लू ने अपने पिताजी से कहा। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू को स्पेसक्राफ्ट में कुछ हलचल दिखी। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, और कंट्रोल रूम में जो बाकी लोग थे उन्होंने भी इसको देखा कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ हलचल हो रही है। ऑल आईज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, और सारी आंखें जो थी अब टीवी स्क्रीन की ओर मुड़ चुकी थी। अ मैकेनिकल हैंड फर्दर अ मैकेनिकल हैंड वाज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, उस स्पेसक्राफ्ट से एक मशीन का हाथ बाहर निकला। इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, वो स्पेसक्राफ्ट से जो सरफेस पे जो प्लैनेट का जो सरफेस था तो उसकी तरफ वो बढ़ रहा था वो मैकेनिकल हैंड। इट बेंट एंड टच द सॉइल, वो मुड़ा और मिट्टी को छुआ। व्हाट वाज इट अप टू, ये क्या करना चाह रहा है। पीपल क्राउडेड टुवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, वो क्या करना चाह रहा है ये देखने के लिए, वो स्पेसक्राफ्ट में से हाथ निकला था तो वो क्या करना चाह रहा है ये देखने के लिए लोग जो है स्क्रीन की तरफ भीड़ लगा लिया उन्होंने और नजदीक पहुंच गए। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा zoomed into the tip of the mechanical hand, ओके, तो टिप कहने का मतलब कि मैकेनिकल हैंड का जो सबसे किनारा था, तो टीवी का जो कैमरा था, जिस कैमरे की वजह से टीवी पे लोग देख रहे थे, तो उस कैमरे ने उस मैकेनिकल हैंड के टिप पे पूरा जूम कर दिया कि ये हैंड जो है ये सरफेस पे क्या करना चाह रहा है। टिल्लू वाज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, टिल्लू जो है उस कंट्रोल पैनल को देख रहा था और उसके लुभावने बटन्स को देख रहा था। एन इररेसिस्टिबल डिजायर गॉट होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स, और इररेसिस्टिबल डिजायर यानी वो चाह जिसे रोका ना जा सके, ठीक है, तो अपनी चाह को ना रोकते हुए टिल्लू जो है सबसे इंपॉर्टेंट बटन जो था, मोस्ट प्रोमिनेंट सारे बटन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बटन जो था, रेड वन, तो उसने उसको प्रेस कर दिया। ही मूव्ड, और उसको प्रेस करके वहां से हट गया। देयर वाज अ श्रिल विसल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, और अब उसके बटन दबाने के बाद ही एक सायरन जैसा आवाज हुआ और टिल्लू जो है उसको दिखा कि सब लोग उसको ही घूर रहे हैं जिसने बटन दबा दिया था। His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position, उसके पिताजी ने, टिल्लू के पिताजी ने उसे रफली तरीके से खींच लिया और उस बटन को फिर से दोबारा दबा दिया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, वो जो स्पेस क्राफ्ट से मैकेनिकल हैंड निकला था, मशीनी हाथ निकला था, वो काम करना बंद कर चुका था। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अभी हम लोगों ने मार्स के बारे में पढ़ा कि मार्स पे सरफेस पे जो लोग, टिल्लू जो है उसके पिताजी हैं और बाकी सेंट्रल रूम और सेंट्रल कमिटी के जो लोग हैं कैसे स्पेसक्राफ्ट को देख करके टेंशन में आ गए कि क्या करना है क्या नहीं करने आया है। तो अब जो है नासा के बारे में कि एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, तो नासा के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड, ओके, तो ये पूरी दुनिया के जो भी प्रेस है, समाचार छापने वाले जो है, तो उनके बारे में साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। everything has been going on smoothly with the Viking mission, सब कुछ आराम से जा रहा है वाइकिंग मिशन के साथ, जैसा जाना चाहिए था वैसा जा रहा है। There is a small hitch, लेकिन बस छोटी सी ही परेशानी आई। The mechanical hand which was to dig out the Martian soil, वो मशीनी हाथ जो कि मार्स की मिट्टी को खोदने वाला था, for examination has developed a malfunction, और तो वो जो मार्स के मिट्टी को खोदने वाला था कि उसके बारे में जानकारी हासिल किया जा सके, मार्स के बारे में, उसके जीवन के बारे में और भी प्रोडक्ट्स के और भी चीजों के बारे में कि मार्स कैसा है, उसका सतह कैसा है, वहां पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इस तरह की रिसर्च के लिए, तो वो खराब हो गई है। मैल फंक्शन का मतलब हो गया खराब हो जाना, तो वो मैकेनिकल हैंड खराब हो गया था। वी डोंट नो द कॉज बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट, अब ये काम करना बंद कर दिया था, टिल्लू ने उस रेड बटन को दबा दिया था उस वजह से। तो अब ये नासा के साइंटिस्ट जो हैं तो उन्होंने ये प्रेस को कहा कि वो मैकेनिकल हैंड काम करना बंद कर दिया है, हमें इसके कारण के बारे में नहीं पता, लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं वो कॉन्फिडेंट है, वो निश्चित है कि वो इसे उसे ठीक कर देंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और कुछ देर बाद ही, कुछ समय बाद ही, उसी के कुछ समय बाद ही नासा के द्वारा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग हैंड, वो मशीनी हाथ फिर से काम करने लग गया है।
थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, हमारे टेक्नीशियंस के एफर्ट्स को धन्यवाद उन्होंने कहा। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, वो मार्स के सरफेस का जो मिट्टी का सैंपल है वो कलेक्ट किया जा चुका है और उसकी अब जांच की जा रही है। Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. जल्द ही हम लोग पता कर लेंगे कि क्या मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं है। लाइफ ऑन मार्स, मंगल पे जीवन, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ। तो अब नियरेस्ट जो है, यहाँ नियरेस्ट कहने का मतलब कि उसकी जो जगह है हमारे अर्थ के बहुत ही नजदीक है, और उसका जो फिजिकल कंडीशन है यानी उसके अंदर का जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर जो है, तो वो जो है अर्थ से बहुत ही मिलता जुलता भी है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, इसलिए वाइकिंग मिशन के पीछे जो वैज्ञानिक थे वो आशापूर्ण थे कि मंगल पे जीवन मिलेगी। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उनको भी निराशा मिली। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, वाइकिंग मिशन को मार्स पे जो कोई भी लाइफ नहीं मिला। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड इसके राइटर जो है वो है जयंत नार्लिकर। ओके, जयंत नार्लिकर। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और स्टोरी को समझने में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी आया है और मुझसे भी कुछ छूट गया है अगर आप, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी तरीके का स्टडी या एजुकेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी और क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।